हेलो बच्चों, तो आज वेव्स का लेक्चर नंबर 7th और आज पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ अ वेव। और बेसिकली अभी हम जो भी बात कर रहे हैं वो वेव्स ऑन स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं। यानी आज लाइट वेव्स का रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन नहीं देखेंगे, बेसिकली वेव्स ऑन स्ट्रिंग का रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन की बात करेंगे। तो एक छोटा सा टॉपिक है, कुछ अच्छे क्वेश्चंस उठा लेंगे और सारे कंसेप्ट पॉइंट वाइज आपको क्लियर कर देंगे। मजा आने वाला है इस टॉपिक में, तो पेन और कॉपी को उठा लो और एकदम ध्यान लगा के इस लेक्चर को नोट करो। तो मेरा नाम है अलख पांडे, दिस इज आवर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। तो भाई साहब हेडिंग लगाएंगे आप सबसे पहले रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन को कुछ कुछ रिफ्रैक्शन जैसा सोच सकते हो, रिफ्लेक्शन के साथ वैसे भी रिफ्रैक्शन होता है ऑफ वेव। और किस वेव की बात करेंगे हम? ऑन स्ट्रिंग, ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक है आज का। बच्चों, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन दोनों फिनोमिने बाउंड्री पे होते हैं, दोनों फिनोमिना बाउंड्री पे होता है जहां एक मीडियम दूसरे से सेपरेट हो। अगर वेव बाउंड्री से टकरा के वापस सेम मीडियम में आ जाए तो हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, और अगर बाउंड्री को पास करके आगे निकल जाए तो बोलते हैं भैया ट्रांसमिशन। अच्छा, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मेरे हाथ में एक रस्सी है और उस रस्सी को मैंने उस दिशा में, उस डायरेक्शन में एक वॉल में बांध दिया। फिर मैंने इस रस्सी को यहां से ऐसे टिंग डिंग 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 वेव्स बना के, टिंग डिंग डिंग वेव्स बना के उस एंड की तरफ भेजा। अब ये वेव्स जाएगी, क्योंकि रस्सी वहां वॉल से बंधी हुई है, तो जाके जैसे मान लो ये वॉल है और ये वेव्स, तो टिंग धम इधर जाके लड़ेगी और वेव्स वापस लौट आएगी, टिंग धम वापस। ये हुआ रिफ्लेक्शन। अब बोलोगे ट्रांसमिशन कहां है? तो यार थोड़ा सा ट्रांसमिशन भी हुआ होगा, थोड़ी सी वेव्स वॉल के अंदर चली गई होगी जो हमें दिखाई नहीं पड़ रही। आगे कुछ ऐसे केस भी लेंगे जहां पे वेव्स का ट्रांसमिशन भी साफ साफ दिखाई पड़ेगा। अभी इस केस में तो नहीं दिख रहा, फिर भी समझो जैसे वेव्स गई धम लड़के वापस, रिफ्लेक्शन। और कुछ वेव्स वॉल के अंदर चली गई, उसको हमने बोला ट्रांसमिशन। साथ में एक फिनोमेना और होगा, वो होगा एब्जॉर्प्शन। थोड़ी सी वेव एब्जॉर्ब हो जाएगी, बट हम बेसिक फिजिक्स पढ़ते हैं, उसमें एनर्जी का लॉस 0 मानते हैं, तो हम मानेंगे कुछ भी वेव एब्जॉर्ब नहीं हुई है ना, रिफ्लेक्ट हुई या तो ट्रांसमिट हुई। क्लियर हो गया पहले ये चीज कि रिफ्लेक्शन क्या है, ट्रांसमिशन क्या है? रिफ्लेक्शन लड़कर वापस लौटना, ट्रांसमिशन वेव का आगे चले जाना। ठीक है, सबसे पहले ये बात करते हैं कि रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन में वेव्स की प्रॉपर्टीज किस तरह से बिहेव करती हैं। वेव की स्पीड, वेव की वेवलेंथ, वेव की फ्रीक्वेंसी, वेव का एम्पलीट्यूड, वेव का फेस किस तरह से बिहेव करता है रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन में। पहले लिख के समझ लो, नोट कर लो, टेंशन मत लो, आगे एग्जाम्पल में वो बात एकदम क्लियर हो जाएगी। तो हम यहां वेव्स की प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, यहां वेव की प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं कि रिफ्लेक्शन में उनके साथ क्या होगा, और यहां लिख लेते हैं कि ट्रांसमिशन में उन प्रॉपर्टीज के साथ क्या होगा। ठीक है, तो पहले तो नोट कर लो, फिर बाद में ये चीजें एग्जाम्पल से और समझ में आएगी। नोट करते हुए भी मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम चीजें समझा दूं। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टीज में वेव की स्पीड के ऊपर। तो हमने मान लो यहां वेव की स्पीड बोली v। अच्छा, वेव की स्पीड जो होती है वो मीडियम पे डिपेंड करती है। आई रिपीट, मीडियम पे डिपेंड करती है। तो भाई रिफ्लेक्ट होके वापस उसी मीडियम में आना है, तो स्पीड तो क्या रहेगी? सेम। और ट्रांसमिट होके किसी और मीडियम में जाना है तो स्पीड क्या हो जाएगी? चेंज। यानी वेव की स्पीड, स्ट्रिंग वाली वेव की स्पीड रिफ्लेक्शन पे रहेगी सेम और ट्रांसमिशन पे हो जाएगी चेंज। कैसे निकालना ये भी सीखेंगे हम। ठीक है, कि मतलब चेंज होके क्या बनेगी ये भी सीख लेंगे आगे, टेंशन नहीं। फिर बात करते हैं हम फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अच्छा, फ्रीक्वेंसी से जुड़ा ओमेगा भी है, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2πf, और इसी से जुड़ा टाइम पीरियड भी है, टाइम पीरियड होता है 1/f। बच्चों, वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सिर्फ और सिर्फ सोर्स पे डिपेंड करती है, जो वेव्स को बना रहा है,
जो वेव्स को बना रहा है। वैसे तो ऊपर वाला सब कुछ बना रहा है, पर यहां पे वेव्स को करता तो हम है ना, मतलब वो हमसे करवा रहा है ना। हम मान लो 1 सेकेंड में 2 वेव्स बनाए, तो 2 वेव्स उधर जाएंगी, लड़कर भी 2 आएंगी, आगे भी 2 बढ़ेंगी। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे ट्रांसमिशन हो, फ्रीक्वेंसी ओमेगा टाइम पीरियड रिमेन सेम। ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। वेव के चलते 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 चलते, शाहरुख खान की मूवी, तो चलते चलते ये चेंज नहीं होती सेनोरिटा। अच्छा, फिर बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी हो गई, स्पीड हो गई, और क्या होता है, वेवलेंथ। तो लैम्डा की बात करते हैं, और लैम्डा से जुड़ी प्रॉपर्टी के होता था 2 पाई बाय लैम्डा। बच्चों लैम्डा भी स्पीड की तरह मीडियम पे डिपेंड करता है। लैम्डा भी स्पीड की तरह मीडियम पे डिपेंड करता है। यानी रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम मीडियम में आए तो लैम्डा रहेगा सेम, ट्रांसमिट होने के बाद डिफरेंट मीडियम में गए तो लैम्डा होगा चेंज। और यहां पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख लो, ऐसे लिख दूं बॉक्स बना के, V इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, सबने पढ़ रखा होगा। तो देखो क्योंकि V चेंज हो गया है ट्रांसमिट होने के बाद, फ्रीक्वेंसी सेम है, तो लैम्डा भी तो चेंज होगा ना। ये चेंज हो गया, ये सेम है, तो ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा ड्यू टू चेंज इन स्पीड। ठीक है, तो 3 प्रॉपर्टी की बात हुई, स्पीड, रिफ्लेक्शन में तीनों प्रॉपर्टी सेम है, यानी रिफ्लेक्ट होने के बाद वेव सेम मीडियम में आ गई तो स्पीड भी सेम, फ्रीक्वेंसी भी सेम और लैम्डा भी सेम। ट्रांसमिट होने के बाद सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी सेम है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं फेज के ऊपर। अब बात कर लेते हैं फेज के ऊपर कि फेज के ऊपर क्या असर पड़ेगा। फेज को हम फाई लिखते थे या डेल्टा फाई लिखते थे, फाई फेज जो साइन के बाद ब्रैकेट में रहता है। रिफ्लेक्शन में अब ध्यान से सुनना, ऐसे अभी लिख लो, अभी आगे तो एग्जांपल से एकदम 100% चमकने लगेगा। अभी सुन लो, रिफ्लेक्शन में फेज डिफरेंस 0 होगा अगर वेव डेंसर से रेरर मीडियम की तरफ जाते वक्त बाउंड्री से टकराई है। मतलब वेव्स पहले भी डेंसर थी और लौट के भी डेंसर में आई है, तो कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। और फेज डिफरेंस पाई यानी 180 डिग्री, यानी वेव पलट जाएगी। 180 का फेज डिफरेंस का मतलब वेव पलट गई, पूरी घूम गई। 180 मतलब उल्टा हो गई। ये तब होगा जब वेव रेरर से जा रही थी, डेंसर की तरफ जाना चाह रही थी, पर बाउंड्री से लड़कर वापस रेरर में। तो ध्यान से, फेज डिफरेंस 0 जब वेव डेंसर में ही वापस आ जाए, और फेज डिफरेंस पाई जब वेव रेरर से डेंसर की तरफ जा रही हो, लड़कर वापस आ जाए। अभी समझेंगे इसको, अभी लिख लो। ट्रांसमिशन की बात करें तो ट्रांसमिशन में फेज चेंज 0 होगा, वेव के फेज में कोई चेंज नहीं होगा, चाहे रेरर टू डेंसर हो चाहे डेंसर टू रेरर हो। लास्ट जो वेव की प्रॉपर्टी मेरे ख्याल से बचती है, वेव की इक्वेशन याद है, y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। तो हमने ओमेगा पे बात कर ली, ठीक है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स पे बात हो गई, फेज पे बात हो गई, v पे भी बात हो गई। अब बचा एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड और उससे जुड़ा होता है इंटेंसिटी, पढ़ा होगा ना, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ये बातें चाहे बात करो रिफ्लेक्शन की, चाहे बात करो ट्रांसमिशन की, ये बातें डिपेंड करेंगी एनर्जी के कंडीशन पे। ठीक है, एनर्जी कंजर्व्ड है या नहीं है, आराम समझाते हैं इसको, टेंशन नहीं। देखो इंटेंसिटी भी एक तरह से एनर्जी का ही फॉर्म है ना, एम्पलीट्यूड वगैरह एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। मान लो ये वेव जो मैंने बनाई, ये वॉल से लड़ी, मान लो इस वेव की कोई एनर्जी लॉस नहीं हुई, कोई एनर्जी लॉस नहीं हुई, और कुछ भी एनर्जी ट्रांसमिट नहीं हुई। आपको पता है ना, वॉल के केस में कुछ वेव्स ट्रांसमिट तो हो नहीं पा रही, पूरी लड़के वापस, तो जिस एम्पलीट्यूड से गई थी उसी एम्पलीट्यूड से लौटेगी, और ट्रांसमिशन का एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा। पर मान लो कुछ एम्पलीट्यूड उधर चला गया, तब यहां एम्पलीट्यूड कुछ नया आएगा, यहां एम्पलीट्यूड कुछ कम हो जाएगा। भाई यही एम्पलीट्यूड तो है जो बटने वाला है। हो सकता हो कुछ एनर्जी वेस्ट भी हो जाए, तब इन दोनों को मिलाकर भी ये नहीं बन पाएगा। समझ में आ रही बात? मतलब ये जो एनर्जी है ये इन दोनों में बट जाएगी, साथ में कुछ एनर्जी हो सकता हो बर्बाद हो जाए, जिसकी वजह से इनका एम्पलीट्यूड निकालने का अलग तरीका हम सीखेंगे। समझ में आ रहा है? मतलब यही एनर्जी है जो कुछ
रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी और कुछ ट्रांसमिट होके आगे बढ़ जाएगी और कुछ हो सकता हो एब्जॉर्ब हो जाए, डिपेंड करेगा एनर्जी कंडीशन पे। पहले इतना नोट करें, फिर एक एग्जांपल लेंगे जिसमें ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। यहां तक नोट करें। वो रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, मिटा रहे हैं तो याद रखेंगे स्पीड रिफ्लेक्शन में सेम, फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम, लैम्डा रिफ्लेक्शन में सेम। फेज की बात करें तो फेज की कहानी कुछ अजीब है, 0 और पाई रिफ्लेक्शन में, और ट्रांसमिशन में फेज चेंज नहीं होता, और एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी डिपेंड करता है एनर्जी कंडीशन पर। भी ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, हमको भी नहीं आया, लिख दिया अभी हमने। मिटा रहे इसको, 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, मिटा दे। अच्छा, अब मैं इसका ऐसा एग्जाम्पल लूंगा जिससे ये सारी बातें आपको 100%, जी हां 100% क्लियर हो जाएंगी। अब हम कुछ ऐसे 1-2 एग्जाम्पल लेंगे जिससे आपको ये सारी बातें 100% क्लियर हो जाएगी। चलिए पहले वही एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसकी देर से हम बात कर रहे हैं कि एक स्ट्रिंग है और यहां पे एक वॉल है। देखो, अगर स्ट्रिंग सीधा जाके एक वॉल से बंधी हुई है, अगर स्ट्रिंग सीधा जाके एक वॉल से बंधी हुई है, ये इसमें एक पल्स बना दी हमने, एक वेव बना दी, ठीक है, तो हम वॉल वाले इस एंड को बोलते हैं फिक्स्ड एंड। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड एंड। सीखो, अब 2 चीजें सीखनी है, फिक्स्ड एंड, फ्री एंड। फिक्स्ड एंड, फ्री एंड। फिक्स्ड एंड तब होता है जब वॉल से सीधा जाके वेव जैसे बांध दी गई हो। अच्छा, फील करो, वेव पहले, मेरे ख्याल से पहले शायद रेयर मीडियम में है और बाद में शायद कुछ डेंस मीडियम आ गया वॉल, तो हम बोल सकते हैं कि वेव रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। ठीक है, फील 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 फील। अच्छा, जाएगी, लड़ेगी। अच्छा, लड़के क्या होगा सोचो जरा, ये धड़, जब ये वेव वापस आएगी, अभी आगे जा रही है v स्पीड से मान लो, जब ये वेव वापस आएगी तो ये पूरी पलट जाएगी ऐसे, उसी स्पीड से। क्यों? क्योंकि भैया मीडियम तो सेम रहेगा ना लड़ने के बाद वापस आने का, और पलट कर वापस आती है। ठीक है, होता क्या है देखो, आराम सुनो, ये इसको बोलेगी, देखो ये ऊपर उठ रहा है ना, ये सारे पार्टिकल ऊपर उठ रहे हैं, एक पल्स बनाइए, यहां जाके वाला पार्टिकल दीवार से बोलेगा ऊपर उठ, दीवार कहेगी इतना भारी, भाग वापस, तो दीवार इसको ऐसे नीचे मार देगी और डिंग, ये उठाना चाहता डिंग। समझ में? जैसे मान लो एक साइकिल वाला है, ट्रक वाले को जाके मार दे, बोले बड़ा से चल आगे बढ़, ट्रक वाला क्या करेगा, डिंग, साइकिल वाला जाके ट्रक में ढम, तेज साइकिल चलाते हुए ऐसे ट्रक में जाओ ढम, तो क्या ट्रक आगे बढ़ेगा? नहीं, साइकिल उल्टा वापस आएगी। तो इसने जाके कहा इसको ऊपर उठेगा, भप नीचे। समझाने का तरीका था, अभी मैं बहुत इजीली समझाता हूं आपको। वेव कहां से कहां जा रही थी? रेयर से डेंसर, यानी पलट कर फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? 180। यही है 180 का फेज डिफरेंस। जब रेयर से डेंसर जाए तो रिफ्लेक्ट होकर फेज डिफरेंस 180 यानी पलट जाएगी। खैर छोड़ो, यहां हम मानते हैं कोई एनर्जी का लॉस नहीं है, हम मानते हैं एनर्जी लॉस यहां पे 0 है, हम मानते हैं यहां पे ट्रांसमिशन भी 0 है। हमने 2 एजम्पशन लिया कि ट्रांसमिशन भी 0, एनर्जी लॉस भी 0। तो अगर मान लो ये ए एम्पलीट्यूड से जा रही थी तो लौटते वक्त भी ए एम्पलीट्यूड से आएगी, कुछ वेस्ट ही नहीं हुआ, कुछ ट्रांसमिट ही नहीं हुआ। यही मैं बोला था, कंडीशन पे डिपेंड करेगा। ए एम्पलीट्यूड से गई, कुछ वेस्ट नहीं हुआ, ऐसे वापस। डायग्राम देख के बड़ा फील हो रहा है, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। आराम से आराम से, मैंने भेजा ए एम्पलीट्यूड से लड़ी, धाम वापस आई ए एम्पलीट्यूड से, क्योंकि कुछ भी एनर्जी बर्बाद नहीं हुई, कुछ भी एनर्जी ट्रांसमिट नहीं हुई। अच्छा, अगर मैं इन दोनों वेव्स की आपसे इक्वेशन लिखने कहूं तो आप लिख सकते हो। इसकी इक्वेशन हम आपको लिख के देते हैं, इसको हम बोलते हैं वाई इंसिडेंट, इंसिडेंट वेव है। इसकी इक्वेशन मान लेती हूं मैं, ए साइन ओमेगा टी किधर जा रही है? पॉजिटिव डायरेक्शन में, माइनस के एक्स। अब आप मेरे को इसकी इक्वेशन बताओ, वाई रिफ्लेक्टेड की। एम्पलीट्यूड सेम है पर पलट गया तो हम माइनस लिख लें। भाई ये प्लस में चल रहा है, ये उल्टा हो गई वेव। वाई क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। यहां डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है। माइनस ए साइन, क्या ओमेगा चेंज होगा? ओमेगा कभी चेंज नहीं होता, ओमेगा टी। अच्छा, के 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 यानी वेवलेंथ, वेवलेंथ। मीडियम क्या है? सेम, सेम मीडियम है तो स्पीड भी नहीं चेंज होगी, तो फ्रीक्वेंसी भी नहीं चेंज होगी और वेवलेंथ भी नहीं चेंज होगा। मीडियम तो सेम ना, लड़कर वापस सेम मीडियम में आ गई। सो ओमेगा टी माइनस के एक्स। यार माइनस लिखना गलत है, देखो ये वेव तो पॉजिटिव में जा रही थी,
पर ये वेव तो नेगेटिव डायरेक्शन में आ रही है। नेगेटिव डायरेक्शन की वेव की इक्वेशन क्या होती है? ओमेगा टी प्लस के एक्स। पढ़ा है ना? पॉजिटिव में जाती है तो ओमेगा टी माइनस के एक्स, नेगेटिव में ओमेगा टी प्लस के एक्स। नहीं पढ़ा है तो वेव्स के सारे लेक्चर्स आपको देखने पड़ेंगे। फर्स्ट लेक्चर तो देखना ही पड़ेगा, वेव 01, वेव 02, वहां सब बातें बताइए। क्लियर हो गया? अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बताऊं, जब वेव रेयर से डेंसर में जाने की कोशिश करती है और रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, तो मैंने कहा था कि फेज डिफरेंस 180 का होता है। नोट्स चेक करो, लिखा है अगर तो। मैंने लिखा था रेयर से डेंसर जाने की कोशिश करती है, लड़के वापस आती है, फेज डिफरेंस 180 का। क्या मैं रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन ये लिख सकता हूं ध्यान से? ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। नहीं आया तो यहीं पे छोड़ दें, यहां तक समझ में आया होगा। ये गया ए से वापस आया क्योंकि कोई एनर्जी लॉस नहीं, कोई ट्रांसमिशन नहीं, जो एम्पलीट्यूड था उसी से लौट आया। तो मैंने कहा वाई इंसिडेंट ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स क्योंकि पॉजिटिव में जा रही है, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स क्योंकि नेगेटिव में आ रही है, आगे माइनस लगा दिया क्योंकि ये ऊपर है ये नीचे। अब सुनो मैं कह रहा हूं, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? लिख सकते हैं साइन 180 प्लस थीटा। साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव, माइनस ए साइन थीटा। साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस ए साइन थीटा होता है ना। 180 में साइन तो साइन ही रहता है, कॉस कॉस रहता है, तो साइन तो रहा साइन थीटा। और 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव। तो देखो यही चीज, यही तो मैं बोल रहा था कि यहां से यहां कितना फेज डिफरेंस आ गया? पाई का। चाहे तुम रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, जिसमें ज्यादा फील आया हो। पहले वाले में ज्यादा फील आता है बच्चों को, क्योंकि उनको दिख रहा है ऊपर वाला ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हुआ, ये वाला नीचे, तो माइनस लगा दिया। यहां प्लस क्यों लगा सबको समझ में आ रहा है? क्योंकि ये नेगेटिव में जा रहा है। तो इस तरह से आप फिक्स्ड एंड वाली कहानी को डील, अभी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, अभी सिर्फ रिफ्लेक्शन की बात हो रही है। रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड, अब बात करेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड की। क्लियर है? मैंने कहा ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। मैंने कहा रिफ्लेक्टेड वेव और इंसिडेंट वेव में कितना फेज डिफरेंस है? पाई का। मैं लिखवाया भी था कि रेयर से डेंसर में जाते वक्त अगर रिफ्लेक्ट हो गई तो फेज डिफरेंस पाई का। अच्छा, अब बात कर लेते हैं फ्री एंड की। ये सब मिटा दूं मैं, एनर्जी लॉस 0, ट्रांसमिशन भी 0, यही चीज यहां पे भी रहेगी। फ्री एंड, जरा देखो फ्री एंड क्या होता है। मान लो कि यहां पे फिर से वॉल तो है, अब फ्री एंड कैसे बनाऊंगा मैं, देखना ध्यान से। ये वेव है और यहां पे जाके मैंने एक रिंग लगा दी, एक यहां पे मैंने रिंग लगा दी जो कि स्लाइड हो सकती है इसके ऊपर। अब फील लो, ये वेव जाएगी तो क्या रिंग ऊपर उठ सकती है? ये रिंग एक छल्ला है जिसके ऊपर ऐसे जूम 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 कर सकता है। अब ये कैसा एंड हो गया? अब ये हो गया फ्री एंड। अब ये इजिली मूवेबल है, मासलेस है छल्ला, है ना। ये भी मानना पड़ेगा, जो रिंग हमने ली है वो मासलेस है, उसका कोई मास नहीं, इजिली उठ सकता है। यानी इस बार ये बन जाएगा बच्चों रेयर मीडियम और ये बन जाएगा अपना डेंसर मीडियम। उल्टा हो गया, सॉरी, ये बन जाएगा डेंसर मीडियम और ये बन जाएगा रेयर मीडियम। वेरी सॉरी, मुझे माफ करना प्यारे बच्चों। देखो इस बार यहां से वेव का चलना बहुत आसान है, मासलेस छल्ला, ऐसे उठा के ऊपर जूम वापस। यहां पे नहीं चल सकता था, ये फिक्स्ड एंड था, तो मैंने बोला ये रेयर ये डेंसर, इस बार ये डेंसर ये रेयर। अभी देखो साफ साफ बनाते हैं कि लौट कर वापस कैसे आएगी। मेरे ख्याल से तो लौट कर वापस ऐसे आएगी वेव। मान लो 20 स्पीड से ऐसे जा रही थी, 20 स्पीड से ऐसे वापस लौट आएगी, खत्म। इस बार पलटेगी थोड़ी ना, इस बार सामने ट्रक थोड़ी ना खड़ी है कि उसको पलट देगा उसके फेस को। इस बार फेस को कोई असर नहीं पड़ा। इस बार फ्री एंड पे उसको उठाया, वो उठा वापस ऐसे भेज दिया वेव को। ये फिक्स्ड एंड था, ऐसे मारा इसने नीचे की तरह से, मारने उठा का ऊपर से उसने कहा नीचे। ये बनी इक्वेशन, ये बनी हमारी डायग्राम फॉर दी फ्री एंड। ठीक है, यहां तक क्लियर हुई बात। अच्छा, फिर से हम मानेंगे एनर्जी लॉस 0, ट्रांसमिशन 0, वो सारी चीजें हम फिर से मान लिए कि एनर्जी लॉस 0 है, ट्रांसमिशन 0। तो इसका एम्पलीट्यूड A, तो इसका एम्पलीट्यूड भी A। मान लो इसकी इक्वेशन लिख दें, y इंसिडेंट इज इक्वल्स टू A साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। तो इस बार इसकी इक्वेशन y रिफ्लेक्टेड की बोलो, A साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। इस बार आगे माइनस लगाएंगे क्या? नहीं। इस बार प्लस पाई लिखेंगे क्या? नहीं। देख लो, डेंसर से रेयर जाने की कोशिश की, रिफ्लेक्ट होके वापस आई, देयर इज नो फेज डिफरेंस। ये फेज का डिफरेंस नहीं है प्लस माइनस, जो आगे फाई वाला फेज डिफरेंस की बात करें, देयर इज नो फेज डिफरेंस, कोई फेज चेंज नहीं होगा। क्लियर हो गई बात?
क्लियर हो गई? तो जब फिक्स्ड एंड से लड़के आएगी तो फेस चेंज हो जाएगा, फ्री एंड से लड़के आएगी तो कोई फेस चेंज नहीं होगा। डायरेक्शन दोनों बार चेंज हो गया तो माइनस का प्लस, ओमेगा सेम रहेगा, वेवलेंथ सेम रहेगी, स्पीड भी सेम क्योंकि सेम मीडियम है। तो दो तरह के एंड हमने देखे, एक फिक्स्ड एंड एक फ्री एंड। पहले इतना नोट करें, एक फिक्स्ड एंड एक फ्री एंड। टेंशन नहीं लेना है, रट्टा नहीं मारना है, बात को समझना है, फील लेना है, फील। सवाल कर लिया जाए क्या? चलो एक सवाल कर लेते हैं, इसको मिटा दूं मैं। 1 2 3 4 बंद करो सर ये अत्याचार, 1 2 3 4 बंद करो सर ये अत्याचार। तो भाई साहब एक सवाल ले लेते हैं। सवाल है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तो सवाल है, इफ देयर इज अ वेव y इंसिडेंट की इक्वेशन दी है, y इंसिडेंट इज इक्वल टू 2 sin 4x माइनस 8t, और इसको हमने दिस वेव इज रिफ्लेक्टेड एट x इज इक्वल टू 0 फ्रॉम, पहला फिक्स्ड एंड, दूसरा फ्री एंड। एक बार फिक्स्ड एंड से एक बार फ्री एंड से। राइट द इक्वेशन फॉर रिफ्लेक्टेड वेव। बड़ा आसान है, खटाक से देखो। फिक्स्ड एंड राइट हो नहीं, फिक्स्ड एंड यानी फिक्स, टिंग, ये गई मारी धड़ाम, इसने इसके डायरेक्शन को टिंग उल्टा कर दिया, फेस भी चेंज। अगर इसकी इक्वेशन है a sin kx माइनस ओमेगा टी, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी, बोलो y रिफ्लेक्टेड की इक्वेशन बोलो। एम्पलीट्यूड चेंज होगा नहीं, हम मानते हैं एनर्जी लॉस 0 ट्रांसमिटेड 0, मान लेते हैं इस क्वेश्चन में एनर्जी लॉस 0 ट्रांसमिटेड 0। तो लौट के आई तो 2 sin, क्या k चेंज होगा नहीं, 4x माइनस की जगह क्या लगा लेंगे, प्लस 8t, है कि नहीं। ये ऐसे जा रही थी, लौट के ऐसे आई। और साथ में देखो, अगर यहां पे प्लस है तो यहां पे माइनस। देखो इसकी इक्वेशन दे रखी है ना, 2 sin 4x माइनस 8t, और ये पलट गया, ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो नेगेटिव, तो माइनस लगा दिया। या यहां पे प्लस पाई लिख दो या यहां माइनस, दोनों एक साथ मत करना, या तो प्लस पाई लिख दो या यहां माइनस। तो पहला वाला क्लियर हो गया। दूसरा बात करते हैं फ्री एंड की, तो फ्री एंड में वही करते हैं, यहां पे वेव ले ली, यहां पे छल्ला बांध दिया। अब वेव पलट कर भी वापस ऐसे ही आएगी। मान लो ये v से जा रही थी, क्या स्पीड चेंज होगी, स्पीड चेंज नहीं होगी, v से ही लौट आएगी। इस बार रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन बोलो, पॉजिटिव में ही है तो प्लस 2 sin, k चेंज नहीं होगा, 4x यहां पे क्या लग जाएगा, प्लस 8t। क्लियर है? इसमें क्या हुआ, बस पलट गया ना, फेस भी चेंज हो गया, इसमें फेस चेंज नहीं, सिर्फ डायरेक्शन चेंज। आसान, दोनों बार वेव की स्पीड सेम रही, वेव की फ्रीक्वेंसी सेम रही, वेव की वेवलेंथ सेम रही, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब ऐसा केस लेते हैं जिसमें रिफ्लेक्शन भी हो और ट्रांसमिशन भी हो। चलिए यहां से इतना मिटा दें, अब रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन दोनों की बात करते हैं। मिटा दें, ओके। अब ऐसा केस लेते हैं जिसमें रिफ्लेक्शन भी हो और ट्रांसमिशन भी हो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम दो रस्सियों का कॉम्बिनेशन लेंगे। जैसे मान लो मैंने यहां पे एक पतली सी स्ट्रिंग ली और उसमें एक पल्स दौड़ा दी, और यहां से मैंने एक बाउंड्री और उसके बाद एक भारी सी स्ट्रिंग ले ली। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग, पहली वाली स्ट्रिंग पतली सी है, दूसरी वाली मोटी सी है। ठीक है, दो स्ट्रिंग ले ली मैंने। ठीक है, अच्छा, अगर मैं बात करूं बच्चों, तो वेव्स के लिए ये मीडियम डेंसर हो जाएगा और ये मीडियम रेयर हो जाएगा। कैसे डिसाइड हुआ, जहां पे जाके वेव की स्पीड कम हो जाए। ध्यान से सुनो, रेयर डेंसर डिसाइड करने का सिर्फ एक तरीका है वेव्स में, जहां पे वेव की स्पीड कम हो जाए वो डेंसर मीडियम है, और कोई तरीका नहीं है। जैसे वेव की स्पीड, स्ट्रिंग पे चलने वाली वेव की स्पीड आपने देख रखी है, √T/μ होती है। T होता है टेंशन, म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ। किसका मास पर यूनिट लेंथ ज्यादा होगा, इस वाली का, ये भारी सी दिख रही है, इसका मास पर यूनिट लेंथ ज्यादा। जिसका म्यू ज्यादा
उसका v कम, यानी उसमें वेव की स्पीड कम, और जिसमें वेव की स्पीड कम वो डेंसर। तो ये हो गई रेयर डेंसर की बात। अच्छा, अब ये पल्स जाकर जब यहां पे टकराएगी, देखो ये एक बाउंड्री है, ये एक बाउंड्री है, ठीक है, रेयर और डेंसर मीडिया के बीच में। तो यहां पे जब टकराएगी तो दो फिनोमेने होंगे। एक तो ये रोप यहां टकरा के वेव्स कुछ वापस आएगी, रिफ्लेक्शन, और कुछ वेव्स आगे निकल जाएगी, ट्रांसमिशन। तो पहले तो मुझे ये बताओ ये बाउंड्री कैसी है, ये फिक्स्ड एंड है या फ्री एंड? सोच के हल्की सी स्ट्रिंग थी, ऐसे पल्स भेजी, ये पल्स जाएगी, इसको उठाने की कोशिश करेगी भारी वाली रस्सी को। क्या भारी वाली रस्सी इससे उठ पाएगी? नहीं, वो उसको वापस मार के पीछे भेजेगी। मतलब ये यहां पर फिक्स्ड एंड जैसा बिहेव करेगा, नॉट एग्जैक्टली फिक्स्ड एंड, बट फिक्स्ड एंड जैसा बिहेव करेगा। मतलब ये पल्स यहां पे मारकर वापस जब लौटेगी तो पलट जाएगी। फेज डिफरेंस 180 का। देखो रेयर से डेंसर जाते वक्त अगर टकराई तो फेज डिफरेंस 180 का है ना। तो टकरा के वापस फेज डिफरेंस 180 का, यानी लौटते वक्त कुछ ऐसी पल्स मिल जाएगी हमको। अच्छा, थोड़ी सी वेव्स आगे ट्रांसमिट भी होगी, क्योंकि ये 100% फिक्स्ड एंड तो नहीं, ये कोई वॉल तो है नहीं, रोप है आगे, तो थोड़ी सी वेव्स आगे भी चली गई। और आगे जाने वाली वेव्स अगर ध्यान दो, सोच के बताओ कैसे होगी? ऐसे होगी, है ना। मतलब इसका फेस चेंज नहीं होता, इसीलिए मैंने बोला था ट्रांसमिशन में कोई फेस चेंज नहीं है। ध्यान से देखो, ट्रांसमिशन में कोई फेस चेंज नहीं है। रिफ्लेक्शन में फेस चेंज हुआ क्योंकि रेयर से डेंसर, या ऐसे समझ लो फिक्स्ड एंड लड़ा, उसको उठाने की कोशिश की, उसने भारी थी, उसने वापस मारा, ऐसे चली आई। क्लियर है यहां तक? बहुत आसान था, डायग्राम समझ में आ रहा। अच्छा, अब यहां बात यह है कि इसका एम्पलीट्यूड इसके एम्पलीट्यूड के बराबर नहीं होगा। भाई इस बार ये बढ़ गया ना, यहां तक जाके कुछ आगे चला गया, कुछ पीछे चला गया, ऐसे समझाया जाता है। एनर्जी की इक्वेशन तो कुछ और ही बोलती है। खैर, मान लेते हैं इसका एम्पलीट्यूड है ए इंसिडेंट, इसका एम्पलीट्यूड है ए रिफ्लेक्टेड, और इसका एम्पलीट्यूड है ए ट्रांसमिटेड। थोड़ा छोटा बनाया है क्योंकि उतनी भारी है तो उतनी ऊपर ये नहीं उठेगी, उतनी बढ़िया से ऑसिलेट नहीं करेगी। अच्छा, ये सारी बातें हो गई। अगर मुझे ओमेगा के इन सब की नॉलेज हो तो क्या मैं इन दोनों वेव्स की इक्वेशन लिख सकता हूं? फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूं इस वेव की इक्वेशन होगी ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। मान लेते हैं इसकी इक्वेशन है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इस वेव की इक्वेशन बताओ। यहां मान लो वेव की स्पीड है v1, तो यहां भी वेव की स्पीड v1। क्यों भाई? क्योंकि मीडियम सेम है। यहां वेव की स्पीड चेंज हो जाएगी, मैंने बोला v2। भाई स्पीड मीडियम पे डिपेंड करती है। इस वाली वेव की इक्वेशन बताओ, y रिफ्लेक्टेड की इक्वेशन ए आर साइन, अच्छा ओमेगा सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहती है, ओमेगा टी, के सेम रहेगा, के मतलब वेवलेंथ, मीडियम सेम है तो वेवलेंथ सेम रहेगी। माइनस की जगह क्या आ जाएगा? प्लस के एक्स, क्योंकि ये पलट गया है और शायद यहां पे एक माइनस लगाना पड़ेगा आगे। बोलो एग्री कर रहे हो मेरी बात से? ये वेव सीधी थी, ये वेव पलट गई, फेस चेंज है 180 का। तो ऐसे लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिखो या माइनस की जगह यहां पे प्लस पाई लिख दो, साइन 180 प्लस थीटा, तब भी माइनस साइन थीटा आ जाएगा। अच्छा, इसमें ओमेगा भी यही रहेगा, के भी यही रहेगा। इसकी इक्वेशन मुझसे लिखने को कहे y ऑफ ट्रांसमिटेड वेव, तो भैया इक्वेशन बनेगी ए ट्रांसमिटेड साइन। अब ओमेगा चेंज होगा क्या? नहीं, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन सोर्स, सोर्स तो सेम है तो ओमेगा सेम रहा, ओमेगा टी। अब माइनस या प्लस, सोच के बोलो माइनस या प्लस। ये वेव इधर जा रही, ये वेव भी इधर जा रही, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन है। पॉजिटिव डायरेक्शन में तो यहां पे हम माइनस लेते हैं, माइनस, यार के शायद चेंज हो जाएगा, के शायद चेंज होगा, मैं लिखता हूं k2x। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ चेंज होती है मीडियम के चेंज होने पे। स्पीड एंड वेवलेंथ चेंज ऑन चेंजिंग मीडियम, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। जैसे मान लो इसमें स्पीड v1 है, इसमें स्पीड v2 है, इसमें वेवलेंथ λ1 है, इसमें वेवलेंथ λ2 है, इसमें फ्रीक्वेंसी f, तो इसमें भी फ्रीक्वेंसी f, यानी फ्रीक्वेंसी ओमेगा टाइम पीरियड ये चेंज नहीं होगा, v लैम्डा के ये चेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से आप इक्वेशन लिख सकते हो, प्रोवाइडेड आपको ये और ये पता हो
एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वे, एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वे, और आपको यहां का के निकालना आता हो, इतनी चीजें आती हो तो इस वेव की इक्वेशन लिखी जा सकती है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे। अभी फील आ रहा है, हमने एक हल्की सी रोप से एक भारी रोप की तरफ जाने की कोशिश की, पल्स प्रोड्यूस की, इधर पल्स पलट कर वापस आई, इधर सीधा आगे चली गई, और ये एम्पलीट्यूड कैसे निकालना है ये भी हम आपको अभी सिखा देंगे। यहां तक फील आ गया है? फील आ गया? अच्छा, इसका अपोजिट केस सोचते हैं एक बार, पहले जरा मिटा दें, मिटाने जा रहा हूं, 1 2 3 4, पॉज कर लो, नोट कर लो, मिटा रहे? ओके, मैं इसका ऑपोजिट केस सोचता हूं, इसका ऑपोजिट केस। ऑपोजिट केस क्या होगा बच्चों कि हम एक भारी सी स्ट्रिंग ले लें और उसमें एक वेव बना दें और उस वेव को आगे ट्रेवल कराने की कोशिश करें, ठीक है? और यहां से एक हल्की सी स्ट्रिंग ले लें, ये रहा मीडियम, ये बाउंड्री, सॉरी, यहां से एक पल्स जा रही, मान लो v1 वेलोसिटी से। अब मुझे बताओ इस वाली वेव के लिए ये बाउंड्री कैसी है? फिक्स्ड की फ्री? फ्री होगी, उसको वो इजीली उठा सकता है, तो ये फ्री एंड जैसा बिहेव करने लगेगा। अच्छा, मतलब ऐसे भी समझ सकते हो कि ये मीडियम इस बार कैसा हो गया? डेंसर, और ये कैसा हो गया? रेयरर। तो फ्री एंड से आपको याद है लड़कर जब वापस आता था तो कैसा डायग्राम बनता था? फ्री एंड से रिफ्लेक्शन का डायग्राम आपको याद है? सेम शेप है कि नहीं? बस ये इधर जा रहा था, अभी स्पीड अभी भी v1 क्योंकि मीडियम से, और कुछ वेव ट्रांसमिट भी हो जाएगी, तो जो ट्रांसमिट हुई वो ऐसे बना दी मैंने। बोलो सही है? इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा दिखा रहे क्योंकि ये हल्की सी रस्सी है, ये उड़ गई, ये भारी सी थी, ये नहीं उठी। बोलो क्लियर है? ये, और इसकी स्पीड इस तरफ v2। बोलो समझ में आया? तो जब फ्री एंड से लड़ते हैं तो सेम फेज में वापस आती है और फिक्स्ड एंड से पलट जाती है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? ये भारी है, वो हल्की है, ये डेंसर, ये रेयर। यहां पे भी इक्वेशन लिखने कहूं तो लिख सकते हो, इसको मैं बोल दूं A इंसिडेंट, ये हो जाएगी A रिफ्लेक्टेड, और ये हो जाएगा A ट्रांसमिटेड। मान लो इसकी इक्वेशन है Y इंसिडेंट इज इक्वल्स टू A इंसिडेंट साइन ओमेगा t माइनस kx। यहां इक्वेशन बताओ Y रिफ्लेक्टेड की, A रिफ्लेक्टेड साइन ओमेगा सेम रहेगा, K भी सेम रहेगा, प्लस आ जाएगा इस बार, प्लस kx, क्योंकि ये इधर जा रही है इधर। यहां माइनस लगाएंगे क्या इस बार? नहीं, क्योंकि ये भी ऊपर, ये भी ऊपर। इसके इक्वेशन बताओ Y ट्रांसमिटेड की, Y ट्रांसमिटेड विल बी A ट्रांसमिटेड साइन ओमेगा चेंज होगा नहीं, ओमेगा t प्लस की माइनस, इधर जा रही तो माइनस, इधर जा रही तो माइनस। K की वैल्यू चेंज होगी? बिल्कुल चेंज होगी, K2x। K डिपेंड करता है वेवलेंथ पे, और वेवलेंथ मीडियम चेंज होने पे चेंज हो जाती है। यहां स्पीड v1, यहां स्पीड v2, यहां वेवलेंथ λ1, यहां वेवलेंथ λ2, यहां फ्रीक्वेंसी f, यहां भी फ्रीक्वेंसी f। तो f ओमेगा सेम रहेगा, लैम्डा और k चेंज होगा, v भी चेंज होगा, और v निकालने का तरीका आप सीख चुके हो, अंडर रूट t बाई म्यू। और ऐसे क्वेश्चन में हम मानेंगे कि टेंशन दोनों स्ट्रिंग में सेम है, ठीक है? ऑल्दो चेंज होनी चाहिए, बट हम अज्यूम करते हैं टेंशन सेम है। अब अपने पास जो टास्क है, अगर आपने को इंसिडेंट वेव की इक्वेशन दे दे और अपने से रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव की इक्वेशन पूछे, तो अपने को एक तो ये निकालना आना चाहिए, ये निकालने का तरीका सीखना चाहिए, रिफ्लेक्टेड, ये ट्रांसमिटेड कैसे आएगा, कितनी एनर्जी इधर गई उधर गई। और दूसरी चीज अपने को ये K2 निकालना आना चाहिए। बाकी सब तो गिवन है, देखो इसमें ओमेगा यहीं से कॉपी हुआ, K यहीं से कॉपी हुआ, अपने को वो K2 निकालना आना चाहिए भाई, क्योंकि वो चेंज हो रहा है, वेवलेंथ चेंज हो रही है। तो इसको हम सीखेंगे कि कैसे करना है इसको, ठीक है? एक हमने केस 1 ले लिया, एक हमने केस 2 ले लिया। आइए इसको सीखते हैं कि इसको कैसे करना है। सिखाएं? मिटा दें सारी बातें, मिटा दें? चलो यहीं पे बता देता हूं। देखो जो A रिफ्लेक्टेड होगा बच्चों, वो होगा v2 माइनस v1 अपॉन v1 प्लस v2 इंटू A इंसिडेंट। खत्म। v2 माइनस v1 अपॉन v1 प्लस v2 इंटू A इंसिडेंट। और जो A ट्रांसमिटेड होगा बच्चों, वो होगा 2 टाइम्स ऑफ v2 अपॉन v1 प्लस v2 इंटू A इंसिडेंट। नोट करें ये दो चीजें, आपको A रिफ्लेक्टेड और A ट्रांसमिटेड मिल गया, खेल आसान हो गया। अब दूसरा देखो, एक तो ये चीजें निकालनी थी हमको, ओमेगा तो कॉपी हो रहा है, ये चीजें निकालनी थी, निकाल ली हमने v1 v2 की हेल्प से। v कैसे निकालोगे? रूट t बाई म्यू की हेल्प से। एक फॉर्मूला ये यूज होगा, एक ये यूज होगा, शायद इसका यूज करना पड़े। क्लियर है?
ठीक है, तो पहले इनको याद करना है आपको। AR इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू A इंसिडेंट, एंड A ट्रांसमिटेड सीधा इस पर डिपेंड कर रहा है 2V2 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू A इंसिडेंट। तो एक तो AR और AT मिल गया, दूसरी चीज K निकालना है। K कैसे निकालना है? देखो K निकालने का आसान तरीका, K इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा। यहां की वेवलेंथ निकाल लो, यहां पे रख दो, K की वैल्यू मिल जाएगी। अब बोलोगे साहब यहां की वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, है यही तो पूछोगे। तो देखो यहां का K पता है, यहां का लैम्डा पता है, यहां का ओमेगा पता है, तो यहां की फ्रीक्वेंसी पता है। फ्रीक्वेंसी जो यहां होगी वही यहां होगी। यहां तुम स्पीड ऑफ वेव निकाल लो रूट टी बाई म्यू से, और फिर v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा लगा दो, जिससे आपको लैम्डा मिल जाएगा। करते करते सवाल समझ में आएगी ये वाली बात। पहले आप यहां पे इन चीजों को पकड़ो कि AR कैसे निकलेगा, V2 माइनस V1 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू A इंसिडेंट, A ट्रांसमिटेड 2V2 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू A इंसिडेंट। पहले इतना कॉपी करो, वो समझाते हैं। मैंने क्या बोला आपको, K2 चाहिए, K इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा। लैम्डा कैसे आएगा, लैम्डा इस फॉर्मूले से आएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। V निकाल लोगे रूट टी बाई म्यू से। F के लिए यहां आओ, जो ओमेगा है यहां से F निकालो, वही F यहां कॉपी होगा, उससे लैम्डा, उससे K। चलो अब करते हैं सवाल, तो उससे ज्यादा फील होगा। लिख लिया, पहले नोट कर लें, मैं डालूंगा इसको, ये फॉर्मूले लिख लो, बाकी मैं समझाऊंगा सवाल में। अरे टेंशन लेने लगे रे तुम भाई, हो गया ओके। चलो एक न्यूमेरिकल लेंगे, उससे सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका इस तरह के क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखें, इफ क्वेश्चन, इफ yi इज इक्वल्स टू 3 साइन, किससे कहां से कहां ले जाना है पहले तो देख लो। हम ले जा रहे हैं इसको एक पतली सी स्ट्रिंग से एक भारी सी स्ट्रिंग में, ठीक है। ये केस है, पहला वाला केस है, ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है। ये सवाल है कि एक पतली सी स्ट्रिंग से हम इसको भारी सी स्ट्रिंग में ले जाना चाह रहे हैं, ठीक है। और इक्वेशन y इज इक्वल टू 3 साइन 2x माइनस 4t, मान लो ये इक्वेशन दे रखी है, यहां से वेव जा रही है, ये पल्स, ठीक है। इफ μ2 इज इक्वल्स टू 4 μ1, दूसरी वाली रस्सी पहले वाले से 4 गुना भारी है। μ2 इज इक्वल्स टू 4 μ1, 4 गुना भारी है। फाइंड y रिफ्लेक्टेड एंड y ट्रांसमिटेड, दोनों की इक्वेशन निकालनी है। चलो एक बार तुम पहले ट्राई कर लो, सोचो अपने आप कैसे कर सकते हैं, क्या हो सकता है। एक बार ट्राई मारो, पॉज करके वीडियो को ट्राई करो इस सवाल को एक बार। हाँ भाई, तो दूसरी वाली रस्सी भारी है 4 गुना, ट्राई कर लिया। ये A इंसिडेंट दे रखा है, ये ओमेगा दे रखा है, ये ओमेगा इस बार, और ये K दे रखा है, KX माइनस ओमेगा टी। अच्छा चलिए ट्राई किया जाए। हमको A इंसिडेंट दे रखा है, कितना है 3, हमको ओमेगा दे रखा है, हमको K दे रखा है। हमको ओमेगा, इसका ओमेगा 1 लिख लें, दिया है 4, ये है ओमेगा। हमको K1 दिया है 2, इतनी चीजें दे रखी है। अच्छा अगर मुझे चाहिए A रिफ्लेक्टेड, तो उसका फॉर्मूला होगा V2 माइनस V1 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू A इंसिडेंट। और मुझे चाहिए होगा A ट्रांसमिटेड, उसका फॉर्मूला होगा 2V2 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू A इंसिडेंट। पहले ये तो निकालना ही पड़ेगा। अच्छा अब इसके लिए V चाहिए। क्या पहली वाली वेव की आप स्पीड निकाल सकते हो V1? V का फॉर्मूला क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ T अपॉन कोफिशिएंट ऑफ X। कितना हो गया 2, कोफिशिएंट ऑफ T अपॉन कोफिशिएंट ऑफ X। V1 मिल गया। अब आपको V2 भी चाहिए, है ना, अब आपको V2 भी चाहिए, आपको भाई V2 भी चाहिए वहां फॉर्मूले में। अब क्या करें, अब वो डेटा का यूज करो कि दूसरी वाली स्ट्रिंग इससे 4 गुना भारी है। तो V का फॉर्मूला क्या था, V का फॉर्मूला था अंडर रूट T बाई म्यू, यही फॉर्मूला था। यानी हम लिख सकते हैं V2 बाई V1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट T बाई μ2 अपॉन अंडर रूट T बाई μ1। बोलो सबको समझ में आया? V2 बाई V1 अंडर रूट T बाई μ2 अपॉन अंडर रूट T बाई μ1। T और T मर गया, अंडर रूट μ1 बाई μ2। अब μ2 कितना है 4 गुना μ1, तो अंडर रूट
μ1 अपॉन 4 μ1 कैंसिल, 1/√4 1/2 आएगा। तो v2 बाई v1 इज इक्वल्स टू 1/2। बोलो सही, 1/√4 कितना आएगा 1/2। यहां से v2 की वैल्यू आ रही है v1/2 और v1 कितना है 2 ही है, तो 2/2, तो v2 की वैल्यू आ रही 1। सो v2 कम्स आउट टू बी 1। बोलो समझ में आया कैसे निकाला? मुझे v2 चाहिए था, मुझे वो डेटा पता था, मैंने कहा v इज इक्वल्स टू √t/μ, फिर मैंने कहा v2 बाई v1 √t/μ2 √t/μ कैंसिल किया, ये डेटा रखा, ये v2 v1 की वैल्यू पता थी, रख के v2। तो यहां आपको स्पीड भी मिल गई वेव की, कितनी है 1। इसमें कम हो जा रही क्योंकि ये डेंसर मीडियम है। ये चीजें मिटा रहे, आ गया ये चीज, फॉर्मूले का यूज किया, टेंशन दोनों स्ट्रिंग में सेम मानी, v इज इक्वल्स टू √t/μ, v2 बाई v1 √t/μ2 √t/μ1। यहां से हमें v2 मिला। अब हम A रिफ्लेक्टेड और A इंसिडेंट निकालेंगे। अब देखो बहुत मजा आएगा। A रिफ्लेक्टेड v2 कितना है 1 माइनस v1 कितना है 2 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू A इंसिडेंट, ये रहा 3, 1 प्लस 2 3 कैंसिल, 1 माइनस 2 -1। अरे रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड नेगेटिव आया। अरे भाई ये एंड इसको कैसा दिख रहा होगा, सोचो, फिक्स्ड एंड जैसा, मतलब जब ये वापस लौटेगा तो इसका एम्पलीट्यूड पलट नहीं जाएगा, इसलिए वो नेगेटिव आया है। अब तुम्हें अपने आप वेव के आगे नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं, अपने आप इसका एम्पलीट्यूड आपको पता है ना, ऐसे लड़के ये ऐसे हो जाएगा, तो इसलिए वो नेगेटिव आया। ए ट्रांसमिटेड पॉजिटिव आएगा, वो हमेशा पॉजिटिव आता है। 2 टाइम्स ऑफ v2, v2 कितना है 1 अपॉन v1 प्लस v2 इंटू ए इंसिडेंट, 3 से 3 कैंसिल, ए ट्रांसमिटेड की वैल्यू आ गई 2, 3 से 3 कैंसिल, 2 इंटू 1, ए ट्रांसमिटेड की वैल्यू आ गई 2। तो आपको एक डेटा और मिला, ए रिफ्लेक्टेड की वैल्यू -1, ए ट्रांसमिटेड की वैल्यू 2 लिख लिया मैंने यहां पे। हाँ बोला समझ में आया? ये पॉजिटिव आया क्योंकि आपको पता है यहां के बाद वेव इसमें सीधे सीधे ही जाएगी, ऊपर ही ऊपर जाएगी, तो इसलिए वो पॉजिटिव, और इसमें पता है पलट कर नीचे आ जाएगी, इसलिए ये नेगेटिव। अभी डेंसर से रेयर होता तो ये पॉजिटिव आता। करके देख लेना, मिटा रहे। अच्छा चलो ए भी मिल गया। अब क्या हम इनकी इक्वेशंस लिख सकते हैं? ये वाली वेव कैसे ट्रैवल करेगी पलट कर वापस, जरा सोचो जरा सोचो। मेरे ख्याल से लौट कर वापस ये ऐसे बनेगी और ये आगे कुछ ऐसे बनेगी। बोलो सही बोल रहा हूं? ये पलट जाएगी ऐसे और ऐसे। अच्छा इसकी डायरेक्शन ये, इसका डायरेक्शन ये, तो ये है kx माइनस ओमेगा टी, ये हो जाएगी kx प्लस ओमेगा टी। सो y रिफ्लेक्टेड इज इक्वल्स टू a रिफ्लेक्टेड साइन kx प्लस ओमेगा टी, क्योंकि ये kx माइनस ओमेगा टी है तो ये प्लस ओमेगा टी। अब यहां माइनस तुम लगाओ ना लगाओ, क्योंकि a रिफ्लेक्टेड अपने आप नेगेटिव है, वो बता रहा है कि हम नीचे हैं, तो 2 बार थोड़ी ना लगाओगे, फिर प्लस हो जाएगा। सो y रिफ्लेक्टेड इज इक्वल्स टू -1 साइन k की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 4t। लो मिल गई, एक आंसर तो आपका आ गया y रिफ्लेक्टेड का, -1 साइन 2x प्लस 4t। एक आंसर तो आपको मिल गया। मैं यहां लिख दूं, इसको मिटा दूं, ओके। सो आपको मिल गई y रिफ्लेक्टेड -1 साइन 2x प्लस 4t। 2 बार नेगेटिव नहीं लगा देना कोई गधे की तरह कि यहां फिर माइनस लगाया, अरे यार वो अपने आप ए रिफ्लेक्टेड नेगेटिव आ गया। ऐसा होगा हर बार। अगर यहां से डेंसर से रेयर होता तो ए रिफ्लेक्टेड पॉजिटिव भी आता, चेक कर लेना। ठीक है, यहां तक आ गया। अब हम चलते हैं वाई ट्रांसमिटेड निकालने। वाई ट्रांसमिटेड निकालने तो यार ये है ए ट्रांसमिटेड और ये इस तरफ चल रहा, तो इसकी इक्वेशन होगी वाई ट्रांसमिटेड की ए ट्रांसमिटेड साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी होगी। दिक्कत यह होगी यहां पे के चेंज हो जाएगा, ओमेगा तो सेम रहेगा फ्रीक्वेंसी, के चेंज हो जाएगा। अब हमें के निकालना है, एटी हमें पता है 2 है, साइन बाकी सब चीजें पता है, के निकालना है। के कैसे निकाले, के कैसे निकाले, के कैसे निकाले? अच्छा 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 अच्छा, अगर हम ये लिखें v1 इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा 1, v2 इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा 2, बताओ इसमें कोई गलती? दोनों तरफ फ्रीक्वेंसी क्या होगी सेम, v1 इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा 1, v2 इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा 2। अच्छा अच्छा, इसको इससे डिवाइड कर दो। सो v2 बटे v1 इज इक्वल्स टू लैम्डा 2 बटे लैम्डा 1। v2 की वैल्यू कितनी है 1, v1 की वैल्यू कितनी है 2, यानी लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 की वैल्यू, v2 की वैल्यू कितनी है 1, v1 की वैल्यू कितनी है
2, यहां स्पीड कम हो जाएगी ना, v2 में कम आ रही। यहां से देखो लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 इज 1/2। अच्छा k का रिलेशन लैम्डा से क्या होता है? k होता है 2π/λ, यानी k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो अगर लैम्डा 2/λ1 1/2 है तो k1/k2 क्या लैम्डा 2/λ1 1/2 है तो क्या k2/k1 2/1 हो जाएगा? सोचो आराम सोचो। पहले मैंने कहा v1 इज इक्वल टू एफ लैम्डा 1, v2 इज इक्वल टू एफ लैम्डा 2, कोई दिक्कत नहीं। इसको इससे डिवाइड किया, कोई दिक्कत नहीं। एफ कैंसिल, लैम्डा 2/λ1, कोई दिक्कत नहीं। v2 की वैल्यू यहां से 1 रखी, v1 की वैल्यू 2 रखी, लैम्डा 2/λ1 1/2। मैंने बोला k इज इक्वल टू 2π/λ, यानी k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो अगर लैम्डा 2/λ1 का रेशियो 1/2 है तो k2/k1 का रेशियो 2/1 होगा। खेल खत्म हो गया। यहां से आपको k2 की वैल्यू मिल गई, k2 इज 2 टाइम्स ऑफ k1, k2 इज 2 टाइम्स ऑफ k1। खेल खत्म हो गया। k1 की वैल्यू ये रही kx, ये k1 की वैल्यू, k2 इसका डबल यानी 4x, इसकी वैल्यू 4x। फाइनल आंसर A ट्रांसमिटेड इज 2 sin k की जगह 4x, ओमेगा सेम रहेगा 4t, दैट इज द आंसर। माइनस लगा रहेगा क्योंकि ये भी इधर जा रहा है, इधर। बोलो सही है। तो यही k कैसे निकालना समझ में आ गया। मैंने कहा v1 इज टू लैम्डा, लैम्डा का रेशियो आया, k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा। तो जो लैम्डा का रेशियो होगा k का रेशियो उसका उल्टा, k2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ k1, k1 की वैल्यू 2 थी तो k2 की वैल्यू 4 हुई। तो इस तरह से दिमाग लगाते हुए आप इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उससे ज्यादा इसमें कुछ मिलेगा नहीं। अब इसी का अपोजिट केस बना देंगे कि वेव डेंसर से रेयर में जा रही है, तो उसको भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं। यहां पे A रिफ्लेक्टेड A ट्रांसमिटेड का फॉर्मूला याद रखना। ये याद रखना दोनों केस में फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। V निकालने का तरीका √T/μ और V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। इतनी ही बातें हैं यहां पे, याद रहेंगी। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ इस लेक्चर को खत्म करते हैं। अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडिंग वेव्स, और बेटर होगा कि उसके पहले आप सुपरपोजिशन ऑफ वेव यानी इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स का लेक्चर नंबर 6 जरूर से देख लें। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।